हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो ऑनलाइन बिहार दरोगा एग्ज़ाम के लिए जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है, तो उसका आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करने वाले हैं। 5 तक हमने अपलोड कर दिया है और इस वीडियो का प्लेलिस्ट भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा पार्ट बाय पार्ट। टोटल इसमें 30 प्रैक्टिस सेट हैं, तो पार्ट बाय पार्ट आप लोग देखना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्लेलिस्ट देख सकते हैं और वहाँ आपको सारा वीडियो एक साथ मिल जाएगा। उसके बाद पीडीएफ की बात रही तो बहुत सारे स्टूडेंट पीडीएफ की डिमांड करते हैं, तो मैं आपको बता दूँ पीडीएफ देना अलाउ नहीं है मुझे, इसलिए मैं नहीं दे सकती, उसके लिए सॉरी। आप लोग प्रैक्टिस सेट को ही देख ले तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसका नाम डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस टाइम जो डेजर्ट फॉक्स नाम रखा गया था वो रखा गया था आपका जनरल रोमेल का। रोमेल का नाम जो है वो उस टाइम क्या रखा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान डेजर्ट फॉक्स रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा जो कहा जाता है ये आपका कहा जाता है जॉन विकलिफ को। किसको कहा जाता है? जॉन विकलिफ को। उसके बाद है क्रिकेट विश्व कप 2027 किस देश में प्रस्तावित है। क्रिकेट विश्व कप 2027 जो होने वाला है वो ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित होगा। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में प्रस्तावित होगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि किसका मिलान गलत है। पुरस्कार दिया हुआ है और राशि का नाम दिया हुआ है। आज जो हम करंट अफेयर डाले हैं उस करंट अफेयर में हमने सारे पुरस्कार का नाम बताया है आप लोगों को। और देखिए सहयोग बस क्वेश्चन में आप सामने आज मिल भी गया। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जिसका नाम पहले राजीव गांधी हुआ करता था, उस पुरस्कार की राशि कितनी है? 25 लाख है। उसके बाद बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार। तो ये आपका मिलान बिल्कुल सही है। फिर अर्जुन पुरस्कार की बात करते हैं, इसमें से आपका गलत पूछा जा रहा है, ध्यान से आप लोग छांटिएगा। फिर कह रहा है अर्जुन पुरस्कार की जो राशि है वो 15 लाख है, ये भी बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 20 लाख नहीं बल्कि 10 लाख दिया जाता है। कितना है? 10 लाख है। एशिया खेल स्वर्ण पदक विजेता को भी 30 लाख की राशि दी जाती है। तो मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार की राशि 25 लाख, अर्जुन पुरस्कार में 15 लाख, द्रोणाचार्य पुरस्कार में 10 लाख और एशिया खेल स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है ये जिनेवा में है। उसके बाद है यूनेस्को सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ पार्क किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है गुजरात में। यूनेस्को सूची में शामिल चंपानेर पावागढ़ पार्क जो है वो गुजरात राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, किसका मिलान गलत है। पुस्तक और लेखक का नाम दिया हुआ है, इसमें आपको गलत चूज करना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो सबसे पहले दिया हुआ है डिवाइन कॉमेडी, ये दांते दिया हुआ है। रिपब्लिक का प्लेटो दिया हुआ है। मैन ऑफ डेस्टिनी का जॉर्ज बर्नार्ड शॉ दिया हुआ है। हिंदू सिविलाइजेशन हेराल्ड मैकमिलन। तो इसमें से देखना है कि कौन सा मिलान जो है ये गलत है। तो हिंदू सिविलाइजेशन हेराल्ड मैकमिलन की नहीं बल्कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदू सिविलाइजेशन जो है वो हेराल्ड मैकमिलन की नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक के लेखक थे पूर्व राजनायिक थे जिनका नाम था पवन के वर्मा। किनके द्वारा? पवन के वर्मा के द्वारा हिंदू सिविलाइजेशन पुस्तक लिखा गया था। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन देखते। अगला दिया हुआ है कि म्यांमार के साथ भारत के कितने राज्यों की सीमा साझा करती है। तो म्यांमार के साथ जो कितने राज्यों की सीमा साझा करती है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा 2 राज्य। म्यांमार के साथ 2 राज्य की सीमा जो है वो साझा करती है। अब वो 2 राज्य कौन कौन सा है? सॉरी, यहाँ पे आंसर मिस्टेक है। यहाँ 4 राज्य सीमा साझा करती है। म्यांमार के साथ भारत के कुल 4 राज्य सीमा साझा करती है और वो 4 राज्य जो है ना आपका हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाला अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, दूसरा मिजोरम हो जाएगा, तीसरा नागालैंड हो जाएगा और चौथा जो है वो मणिपुर हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर, ये 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, एक तो सिक्किम हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा पश्चिम बंगाल और एक हो जाएगा असम। ये 3 राज्य जो है 2 देशों के साथ सीमा स्पर्श करती है। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता। तो इसका जो आंसर हो जाएगा
तो अगर हिमालय पर्वत जो है वो अस्तित्व में नहीं होती तो क्या होता कि सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। क्या होता कि सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान में और अधिक ठंडे होते। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की मुख्य चोटियां नीचे दी गई है, इन्हें उच्च से निम्न ऊंचाई के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसे व्यवस्थित करना है, सबसे पहले है कंचनजंगा, नंदा देवी, नंगा पर्वत और धौलागिरा। इसे करना है कि उच्च से निम्न की ओर करना है। तो देखते हैं, तो उच्च से निम्न में इसको व्यवस्थित करना है। तो आपका सबसे पहले जो हो जाएगा, सबसे पहले कंचनजंगा हो जाएगा, उसके बाद धौलागिरी हो जाएगा। अगला बात करें तो हो जाएगा नंगा पर्वत, फिर हो जाएगा नंदा देवी। तो आपका ऑप्शन जो है 1, 4, 2, 3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। तो सबसे ऊंच कौन सा है? कंचनजंगा है, फिर धौलागिरी है, उसके बाद नंगा पर्वत है, फिर नंदा देवी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है कि अलकनंदा और पिंडार नदियां के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अवस्थित है? तो इसमें अवस्थित है आपका कर्णप्रयाग जो है वो अलकनंदा और पिंडार नदियों के संगम पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्थान का अधिकार रहता है? तो निजी संस्थान का जो अधिकार रहता है इसका आपका हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संसाधन का अधिकार रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि 14 नंबर कथन ए दिया हुआ है, कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। और कारण दिया है कि कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र के उत्तरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून यानी गार्गिद और निचले क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून यानी सर्दी से वर्षा होती है। तो आपको देखना है कि ये स्टेटमेंट एक दूसरे को फॉलो करता है या नहीं, और इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए जो है वो बिल्कुल सही है और आर भी सही है, लेकिन आर ए का जो है वो सही व्याख्या भी करता है, ये भी सही होगा। ठीक है, तो आपका इसमें कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है, और कारण भी यही है कि कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण क्षेत्र में दक्षिणी पश्चिम मानसून और निचले क्षेत्र में उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किन क्षेत्रों में वर्षा 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक होती है? तो भारत के किन क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा, सबसे पहले तो बात करें पश्चिमी घाट में होती है, उसके बाद हो जाएगा उत्तरी पूर्वी के उप हिमालयी क्षेत्र में, और लास्ट जो है वो मेघालय की पहाड़ी में। तो आपका आंसर हो जाएगा 1, 3 और 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? हिमनद मिट्टी और हिमोड के जमाव को करेवा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि उच्च क्षेत्रों में ग्रीष्मकालीन घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है, और दुआर स्थलाकृतियां चाय बागानों के विकास के लिए जानी जाती है। तो निम्नलिखित कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो तीनों बिल्कुल सही है। हमने जो तीनों स्टेटमेंट पढ़ा वो तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है कि भारत वन सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर की गई थी। यह प्रतिवर्ष भारत वन स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। और थर्ड है, यह सैटेलाइट द्वारा प्राप्त डेटा का विश्लेषण करके देश में वनाच्छादन का मूल्यांकन करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? तो इसमें से जो कथन सही नहीं है उसे आपको छांटना है। तो केवल 2 जो है वो, यह प्रतिवर्ष भारत वन स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, ये सही नहीं है। बाकी आपका इसकी स्थापना राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर की गई थी, ये सही है। ये सैटेलाइट प्राप्त द्वारा डेटा का विश्लेषण करके देश में वनाच्छादन का मूल्यांकन करता है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर। भारत में भौम जल यानी ग्राउंड वाटर का सर्वाधिक उपयोग करने वाले राज्य निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो भौम जल यानी ग्राउंड वाटर जो है उसका उपयोग सर्वाधिक कौन सा राज्य जो है वो करता है? तो सर्वाधिक राज्य जो करता है वो पंजाब करता है, हरियाणा करता है, राजस्थान करता है और तमिलनाडु करता है। आपका ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा द्वीप है? बोर्नियो, न्यू गिनी, मेडागास्कर, सुमात्रा। तो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका हो जाएगा न्यू गिनी। न्यू गिनी जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा यामोत्तर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है?
तो तस्मानिया के अंतर्द्वीप का यामोत्तर जो है वो यामोत्तर हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच सीमा रेखा बनाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों का प्रयोग कर कूट का प्रयोग सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले दिया हुआ है स्थानीय बात और स्थान का नाम दिया हुआ है और इसे मिलान करना है। तो इसे जब मिलान करना है, इसमें सबसे पहले एक मिनट, यामो, यामो हो जाएगा जापान का, कहाँ है यामो, जापान का है। ब्लैक रोलर, ब्लैक रोलर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका का। उसके बाद है बाइच, बाइच हो जाएगा आपका फ्रांस। और हबूब, हबूब हो जाएगा सूडान। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो 3, 4, 2, 1, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। बर्फ का बनना, वर्षा, बर्फ का पिघलना। तो इसमें विचार करने के लिए कहा जा रहा है और कह रहा है कि नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो आपका जो ये तीनों है ना वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तीनों जो कह रहा है कि महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक में बर्फ का बनना, फिर बर्फ का पिघलना और वर्षा का होना, ये तीनों जो है ये कारक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थलीय जैव विविधता की तुलना में महासागरीय जैव विविधता अधिक है। गलत दिया हुआ है ये कि स्थलीय जैव विविधता भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती है। तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि स्थलीय जैव विविधता जो है वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर कम होती जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अगला है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। वन्यजीव अभ्यारण्य दिया हुआ, राज्य का नाम दिया हुआ है, इसे आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन से राज्य में है। तो ये हम देख सकते हैं इसे। महानंदा, महानंदा कहाँ हो जाएगा आपका, महानंदा हो जाएगा, महानंदा आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। उसके बाद है मालाबार, मालाबार आपका हो जाएगा केरल। सत्यमंगलम आपका हो जाएगा तमिलनाडु और लखाड़ी घाटी ये उड़ीसा हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल सी सही हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के अनुसार निम्नलिखित अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ग्लोबल वार्मिंग तो पहला दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो सबसे पहले इसमें तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, सॉरी हाँ ये 4 होना चाहिए यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। उसके बाद हो जाएगा मीथेन और नेक्स्ट एंड लास्ट जो हो जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। दूसरा है मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। तीसरा है घटा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। और चौथा है बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो आपका बिल्कुल सही जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा कि घटा हुआ मुद्रा का परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। त्रिशूल मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह त्वरित प्रतिक्रिया सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। सेकेंड है इसे हद से एंटी फ्लाइंग स्पीकर के रूप में ऊंची उड़ानों वाली आक्रामक मिसाइलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो कौन सा कथन सही है। तो इसमें जो कथन सही है आपका वो न तो 1 सही है और न 2 सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 28 नंबर। निम्नलिखित में से नासा के किस दूरबीन मिशन से 2021 में स्पिट्जर स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को बदलने की उम्मीद है नासा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 70 kg भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है। यदि लिफ्ट की केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या हो जाएगा। तो ये फिजिक्स में आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि क्वेश्चन कि जब कोई व्यक्ति अगर लिफ्ट में खड़ा है, अगर ऊपर लिफ्ट चढ़ गया है, जा चुका, अगर ऊपर से लिफ्ट टूट के गिरता है तो वहाँ पे भार क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल वहाँ पे भार जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बिल्कुल
शून्य वाला स्थिति हो जाएगा। कैसा स्थिति हो जाएगा? शून्य स्थिति हो जाएगा और स्पीड वो नीचे गिर जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बाष्पन, संघनन, वाष्पोत्सर्जन उपयुक्त में से किस या किन कारणों से बर्फ युक्त जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की छोटी बूंदें एकत्रित हो जाती है? तो किस कारण से होता है? बाष्पन से, विसर्जन से और संघनन से। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सी सही है, क्योंकि सिर्फ संघनन के कारण जो होता है, अगर बर्फ को एक गिलास पानी में डाल देते हैं तो ग्लास के बाहरी परत पर क्या होगा कि बूंद थोड़ा थोड़ा सा पानी का आ जाता है, वो संघनन के कारण। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संघनित होती है तो कौन सी भौतिक राशि या राशियां पारगत होती है? केवल द्रव्यमान, केवल ऊर्जा और द्रव्यमान, ऊर्जा संवेग और द्रव्यमान। तो आपका आंसर हो जाएगा केवल ऊर्जा। केवल ऊर्जा जो है, जब ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर संचारित होती है तो ऊर्जा का भौतिक राशि प्रागत होती है। ऑप्शन आपका बिल्कुल बी करेक्ट है। सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा किसके द्वारा फैलाई जा सकती है? तो वर्षा बिंदुओं की एक बौछार से सूर्य से निकलने वाली प्रकाश ऊर्जा फैलाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण सबसे उपयुक्त होगा? सोलर कुकर में किस प्रकार का दर्पण जो होता है वो उपयुक्त होता है? तो परवलयिक जो होता है उसे सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया? तो कौन सा अधिवेशन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861 का अधिनियम था, जो कि पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों का अंतर्वेशन मुहैया कराया। अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो नहीं पाया जाता है दोहरी नागरिकता। संघीय प्रणाली का जो दोहरी नागरिकता का लक्षण है वो भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है। आपका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो प्रस्तावना के अनुसार क्रम देखना है। तो भारत का जो प्रस्तावना है उसमें कौन कौन सा, पहले लोकतांत्रिक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभु, संपन्न, समाजवादी। तो आपका आंसर देखते हैं ऑप्शन के हिसाब से करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। तो ये तो नहीं होगा, फर्स्ट तो नहीं होगा, एंड सेकेंड देखते हैं, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, संपूर्ण प्रभु, संपन्न, समाजवादी, ये भी गलत है। तो इसका क्रम जो हो जाएगा वो हो जाएगा संपूर्ण प्रभु, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और उसके बाद गणराज्य। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। 37 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो बढ़ते क्रम में सजाना है उसके गठन के ईयर के अनुसार। तो सबसे पहले कौन सा राज्य हो जाएगा, देखते हैं बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा गुजरात, उसके बाद हो जाएगा नागालैंड, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उसके बाद हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कथन सही नहीं है, पहला दिया हुआ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में विरुद्ध नहीं रखा जाएगा। दूसरा है, किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने का अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। और तीसरा है, गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी में 1 सप्ताह की अवधि के निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। चौथा है, न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कौन सा कथन जो है वो सही है। तो आपका कथन जो बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सी सही है कि गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए प्रत्येक व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत किया जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन है कि किसी निचली अदालत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किसी मुकदमे की सुनवाई करने पर न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी की जाएगी? तो न्यायालय द्वारा जो रिट जारी किया जाता है वो रिट आपका हो जाता है निषेध आदेश। कौन सा? निषेध आदेश जारी किया जाता है। ऑप्शन बी। उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में तो दिया हुआ कि वो पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है, सही है।
इस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। कोई व्यक्ति अधिकतम 2 बार उपराष्ट्रपति के पद के लिए चयनित हो सकता है। तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो 1 और 2 सही है कि वह पद ग्रहण करने से लेकर 5 वर्ष तक रहता है, उस पर महाभियोग नहीं लगाया जाता है। तो 1 और 2 सही है, लेकिन 3 जो है ये सही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है कि कोई भी अगर उपराष्ट्रपति बन रहा है तो लगातार 2 ही बार बन सकता है, वो जब तक चयनित हो सके तब तक बना। तो 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का महाधिवक्ता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी और महाधिवक्ता का उल्लेख मिलता है। वह भारत का दूसरा विधि अधिकारी होता है। वह विभिन्न न्यायालयों में सरकार के प्रतिनिधित्व के तौर पर उपस्थित हो सकता है। यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। तो ऑप्शन आपका ए जो है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित है। दूसरा है विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये आपसे कहा जा रहा है। तो बिल्कुल जो सत्य हो जाएगा वो 1 और 2 दोनों सत्य है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा कि संसदीय व्यवस्था में जो है वो कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे पर आश्रित हैं। और दूसरा है कि विधायिका कार्यपालिका को न केवल नियंत्रित करती है बल्कि उसे नियंत्रित भी होती है। 43 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में क्या सही है। संविधान के अनुच्छेद 243 के में पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का उपबंध किया गया है। दूसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और तीसरा है राज्य निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों और उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 1 और 3 सही हो जाएगा, 2 आपका गलत है क्योंकि संविधान का आर्टिकल 243(1) में जो है वो पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का उपबंध किया गया है। और तीसरा राज्य के निर्वाचन आयुक्त को उन्हीं आधारों और उसी प्रक्रिया से हटाया जाएगा जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही है। 43 नंबर क्वेश्चन। अब है नेक्स्ट हमारा 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की क्रिया किसके निर्माण द्वारा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए मिशेल। पानी में साबुन और डिटर्जेंट की मैल दूर करने की प्रक्रिया का निर्माण जो होता है वो मिशेल के द्वारा होता है, निर्माण होता है, मिशेल का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशीलता वाला युग्म कौन सा है। तो ये आपका हो जाएगा पोटेशियम और गोल्ड जो है वो सर्वाधिक और न्यूनतम अभिक्रियाशील वाला युग्म है। अगला है निम्नलिखित में से किस तत्व में कमरे के तापमान पर अद्वितीय चुंबकीय गुण पाया जाता है। तो अद्वितीय चुंबकीय गुण जो कमरे के टेम्परेचर पर पाया जाता है वो रुथेनियम है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है 47 नंबर क्वेश्चन कि पूंजी बाजार मुद्रा बाजार से किस संदर्भ में भिन्न है। तो पूंजी बाजार जो है मुद्रा बाजार से किस प्रकार अलग है। ये हो जाएगा कि पूंजी बाजार दीर्घ अवधि वित्त आधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार जो है वो लघु अवधि के लिए है। पूंजी बाजार जो है वो दीर्घ अवधि वित्त आधार के लिए है जबकि मुद्रा बाजार लघु अवधि के लिए है। तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। 47 का भी बिल्कुल करेक्ट है। अब है आगे 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन के यौगिक के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं और द्विबंध अथवा त्रिबंध वाले कार्बन के यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और तीसरा है कार्बन के संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिक की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा कि कार्बन परमाणु के बीच तो सिंगल बाउंड से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं और डबल बाउंड और ट्रिपल बाउंड वाले कार्बन के यौगिक जो होते हैं वो असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 कह रहा है कि जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः किसका परिणाम है। तो ये जो परिणाम है ये हाइड्रोजन संबंध का परिणाम है। जल के वाष्पन की अत्यधिक उच्च ऊष्मा मुख्यतः हाइड्रोजन संबंध का परिणाम है। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन यानी डिसाइफर किसने किया था। सम्राट अशोक के राजा देशों का सबसे पहले विकुटन किसने किया था। जॉर्ज बुलहर, मैक्स मुलर, जेम्स प्रिसप्स, विलियम जोन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिसप्स।
सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले स्थल का नाम दिया हुआ है और अवशेष दिए हुए हैं, तो कौन सा अवशेष कहाँ से मिला है, तो थोड़ा छोटा कर देते ताकि आप लोगों को मिलाने में बिल्कुल सही रहेगा। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें जो मिलान करना है, एक मिनट, हाँ मिलान करना है, तो इसमें जो हो जाएगा मेहरगढ़, मेहरगढ़ से क्या मिला है ऑप्शन के हिसाब से, तो मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। पिगलीहल, पिगलीहल से आपका मिला है, पिगलीहल से राख का ढेर मिला है। चिरान से आपका मिला है हड्डी के हथियार और बुर्ज होम गार्तावास, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। मेहरगढ़ से कृषि का अवशेष मिला है, पिगलीहल से राख का ढेर का अवशेष मिला है, चिरान से मिला है हड्डी के हथियार और बुर्ज होम से गार्तावास का अवशेष मिला है। 52 नंबर क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल के संदर्भ में कौन सा युग पर विचार कीजिए। समुद्र देवता सोम को कहा जाता था, वनस्पति के अधिपति मारुत थे, वायु के देवता वरुण थे, तो कौन सा युग जो है वो सुमेलित नहीं है। तो इसमें से सुमेलित नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के भारत पर आक्रमण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उसका सामना सबसे पहले तक्षशिला के शासक आंभी से हुआ था। दूसरा स्टेटमेंट कर रहा है कि उसका भारत में पहला शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। और तीसरा है उसके द्वारा भारत पर आक्रमण के समय मगध पर मौर्य वंश का शासन था। सिकंदर के बारे में कहा जा रहा है कि कौन सा कथन सही है ये देखने के लिए। तो सबसे पहले इसका करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि भारत में इसका सामना सबसे पहले जो है वो तक्षशिला के शासक आंभी से ही हुआ था, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है कि उसका भारत में पहला शक्तिशाली प्रतिरोध पोरस ने किया था। तो 1 और 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिकंदर के भारत आक्रमण के संदर्भ में, तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक व्यवस्था सुधारने हेतु लोक निर्माण विभाग का स्थापना किया। उसने राजनीतिक महत्व को देखते हुए कुलीन लड़कों को गुलाम बनाया। उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया। तो इसमें जो हो जाएगा वो केवल 3 सही है कि फिरोज शाह तुगलक जो है उसने तैमूर आक्रमण का डटकर सामना किया था। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, निम्नलिखित में कौन मंगोल युद्ध युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था। तो ये हो जाएगा चंगेज खां जो था वो मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट पर जा पहुंचा था। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम किस मुस्लिम शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी। तो सर्वप्रथम जो दिल्ली स्थानांतरित किया था वो अपना राजधानी वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल में वली अहमद निम्नलिखित में से किसको कहा जाता था। तो वली अहमद उत्तराधिकारी को कहा जाता था। वली अहमद जो था मुगल काल में उत्तराधिकारी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक स्तनधारी के लिए सत्य नहीं है। तो उनके शरीर पर बाल होते हैं, बिल्कुल सही है। उनमें से कुछ अंडे देते हैं, ये भी सही है। उनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते हैं, ये जो है वो करेक्ट नहीं है। कुछ जलीय जीव होते हैं, तो ये भी सही है। 3 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें से कह रहा है सत्य नहीं है, तो आपका सी जो है वो सत्य नहीं है। अगला है क्वेश्चन 59 नंबर, प्लांटी जगत को शारीरिक जटिलता के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग सम्मिलित नहीं है। तो जो वर्ग सम्मिलित नहीं है सबसे पहले वो 5 वर्ग कौन सा है इसे देखना होगा। तो वर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका थैलोफाइटा, एक मिनट, हाँ थैलोफाइटा, ये तो नहीं है, पहले ही गलत हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है मोलस्का, ये बिल्कुल सही है। फिर दिया हुआ है निमोडोटा, ये भी सही है। उसके बाद है पोरीफोरा, ये भी सही है। जिनोस्पर्म, ये भी गलत है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, 4 और 5। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट है। प्लांटी जगत के शारीरिक जटिलता के आधार पर ये 3 जो है इसमें सही आंसर दिया हुआ है। अगला है डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या अवशिष्ट होता है। डीएनए का पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो होता है श्रृंखला उसमें क्या संविष्ट होता है। तो जो संविष्ट होता है उसे देखना है। तो संविष्ट जो होता है वो एक नाइट्रोजनी क्षारक होता है, डिऑक्सीराइबोस, संकरा और फास्फेट समूह होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 61 नंबर क्वेश्चन है उच्च श्वसन के समय पसलियां जो है ये नीचे की ओर गति करता है। ऑप्शन बी करेक्ट है। उच्च श्वसन के समय क्या होता है कि पसलियां जो है वो नीचे की ओर गति करता है। 62 नंबर क्वेश्चन है पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचन तंत्र के संदर्भ में, तो पाचन के संदर्भ में दिया हुआ है एमालेज, वसा,
लाइपेज, स्टार्च, ट्रिप्सिन, प्रोटीन, ये जो है बिल्कुल गलत है। बाकी ये दोनों सही है। देखिए विचार करने वाले में कंफ्यूज आप लोग नहीं कीजिएगा। दो जो कुछ जो मतलब सेम स्टेटमेंट, मतलब जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट होते हैं सबको छांटना पड़ता है और एक गलत स्टेटमेंट को छांटना पड़ता है। तो जो गलत स्टेटमेंट है उसे अगर मान लीजिए यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तीन स्टेटमेंट में क्या होता कि दो स्टेटमेंट सही होता और दो स्टेटमेंट गलत होता, एक सही होता, तो हम एक सही वाले को छांटते है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होता है। इसलिए आपका इसमें से कह रहा है कि सुमेलित है, तो जो सुमेलित है उसे देखना है। तो बिल्कुल ये जो है ट्रिप्सिन, प्रोटीन बिल्कुल सुमेलित है, बाकी सभी जो है वो सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। इसमें भी सुमेलित करना है। बैंक का नाम दिया और उसका स्थापना वर्ष देखना है कि कौन सा बैंक का स्थापना कब हुआ था। एक मिनट थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हाँ सही है। तो इसमें दिया हुआ है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1894 में हुआ था। पंजाब नेशनल बैंक 1894 में इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद है अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? तो अवध कमर्शियल बैंक का स्थापना जो हुआ था 1881 में हुआ था। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना जो हुआ था ये आपका हो गया था 1984 ईस्वी में। और भारतीय स्टेट बैंक का जो स्थापना हुआ था ये हुआ था 1955 में। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 2, 4, 1, 3 होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको डी में देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर। 64 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया। लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को कैसर-ए-हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इस दोनों स्टेटमेंट में कौन सा कथन सही है ये देखना है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट जो है आपका वो हो जाएगा 1। सर जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संदर्भ में हस्तक्षेप की नीति का अवलंबन किया था। तो केवल 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश जारी किया था? कॉर्नवालिस था, वेलेज़ली, डलहौजी और हार्डिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेलेज़ली जो था उसी के समय में नगर नियोजन की आवश्यकता पर एक प्रशासकीय आदेश को जारी किया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए और कांग्रेस का अधिवेशन दिया हुआ है और कहाँ हुआ था ये अधिवेशन देखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है फौजपुर अधिवेशन। फौजपुर अधिवेशन गांव में हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है लाहौर अधिवेशन जो हुआ था ये आपका हुआ था पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था लाहौर अधिवेशन में। फिर जो कराची अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन में क्या हुआ था? मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। और दिल्ली में जो हुआ था अधिवेशन, इसमें क्या किया गया था? सबसे युवा अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता की गई थी। तो आपका ऑप्शन जो बिल्कुल करेक्ट होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फौजपुर जो हुआ था वो गांव में हुआ था, लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार का मांग किया गया था और दिल्ली में सबसे युवा अध्यक्ष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगला क्वेश्चन है सेब्रेंस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी घटना है? सेब्रेंस की संधि के संक्षेप में तो ये जो है असहयोग आंदोलन, ये बिल्कुल सही है। सेब्रेंस की संधि के प्रकाशन के फलस्वरूप जो है वो असहयोग आंदोलन हुआ था, करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि कौन सा सही है। दिया हुआ है कि यह प्रस्ताव सरदार वल्लभ भाई पटेल का, ये गलत है। इसमें गांधी जी ने अहिंसात्मक जन आंदोलन की कमान संभालने के लिए अधिकृत किया था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसने फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपनी चिंता को व्यक्त किया था। तो 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भारत छोड़ो प्रस्ताव के संदर्भ में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया था। और दूसरा है तिलक ने भारतीय जनता को उनकी भाषा में शिक्षा सुविधा दिए जाने के विचार को प्रोत्साहन दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केवल 2 हो जाएगा कि तिलक ने भारतीय जनता को उनकी भाषा में शिक्षा की सुविधा दिए जाने के प्रोत्साहन को कहा था, ये बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? रसाकूर बड़ी आंत में होता है और कृमिकार उभार छोई आंत में होता है। तो इसमें से कौन सही है ये देखिए। तो सबसे पहले इसमें न तो 1 सही है और न 2 सही है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अव्ययवी
श्वसन के कारण व्यायाम के बाद पेशियों में ऐंठन होती है और अव्यवहारी श्वसन के कारण पेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होता है। तो कौन सा कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये जो आपका सी 1 और 2 बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा की समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। विटामिन शरीर के रोगों से रक्षा करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है। तो कथन जो इसमें सही है 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है कि प्रोटीन जो है वो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है और विटामिन शरीर के रोगों की रक्षा के लिए जरूरी है। और कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा का समान मात्रा कम ऊर्जा प्रदान करता है, ये गलत है क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है वो ऊर्जा सबसे ज़्यादा प्रदान करता है। अगर रिसेंटली ऊर्जा की जरूरत होता है तो कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जीवों में निम्नलिखित प्रकार पर विचार कीजिए। चमगादड़, पक्षी, मधुमक्खी दिया हुआ और इसमें से कौन सा प्रांगणकारी है ये देखना है। तो इसमें से जो प्रांगणकारी हो जाएगा वो तीनों है, चमगादड़ भी है, पक्षी भी और मधुमक्खी भी है। अगला क्वेश्चन है पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ये लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। पादप के लिए रंध्र भाग से प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। बिहार के किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो बिहार के पटना जिले में जो है प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। अब यहाँ से मैथ शुरू हो गया है तो मैथ का आप लोगों को पता है कि सिर्फ और सिर्फ हम आंसर करेंगे, आप लोग इसे खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है कि ए ने दोपहर 1 बजे 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से यात्रा आरंभ की। बी ने दोपहर 1:40 में उसी स्थान से 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से उसी दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो बी को ए तक पहुंचने में कितना मिनट लगेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 160 मिनट लगेगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कि सोमन को एक 15 दिवसीय बिक्री अभियान के दौरान उसके यात्रा खर्चों के लिए कुछ पैसे दिए गए थे। हालांकि उसे 9 दिन अधिक रुकना पड़ा और परिणाम स्वरूप उसकी औसत दैनिक यात्रा भत्ता में 45 भत्ता यहाँ पे होना चाहिए, भत्ता में 45 रुपया की कमी आ गई। तो आरंभ में उसके लिए कितनी राशि जुड़ गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 3000 रुपया। 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 78 का ऑप्शन ए हो जाएगा। और 79 की बात करें तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 का आंसर हो जाएगा ए एंड 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 83 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 84 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 85 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 86 का ऑप्शन हो जाएगा ए एंड 87 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 1716। 88 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 88 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 89 का आंसर हो जाएगा, एक मिनट ऑप्शन देखते हैं ज़रा सा। 89 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 - √3/6। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ से आपका रीजनिंग स्टार्ट हो रहा है। 94 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंड 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का आंसर हो जाएगा दी गई श्रेणी के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाना है, बेन आरेख का चयन कीजिए। ग्रामवासी, गरीब व्यक्ति, पुरुष। तो इसका जो संबंध हो जाएगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों एक दूसरे से जुड़ा होता है। गांव में रहने वाले ग्रामवासी हो गए, गरीब व्यक्ति गांव में ज़्यादातर मिलते हैं और गांव होगा तो वहाँ पुरुष महिला सभी रहते होंगे, तो पुरुष भी, तो तीनों जो है वो एक दूसरे से संबंधित है। ऑप्शन डी हो जाएगा। 97 का ऑप्शन सी हो जाएगा एंड 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड 100 का हो जाएगा, सॉरी एक मिनट, 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड 99 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एंड लास्ट एंड 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये था हमारा 100 प्रश्न जो यहाँ पे समाप्त हो गया।
तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो में अगर कुछ इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसे नेक्स्ट वीडियो में लाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।